आपने मुझे इंटरनेट के बारे में काफी जानकारी दी है, पर फिर भी इंटरनेट काम कैसे करता है, इस बारे में मैं कम ही जानता हूँ। उसके लिए राजेश, तुम्हारा नेटवर्क लेयर्स के बारे में जानना जरूरी है। नेटवर्क लेयर्स, ये क्या होते हैं मैम? ये तो हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट की खोज से पहले लोग अपने दोस्तों को खत लिखा करते थे। ये एक आसान प्रक्रिया थी। एक खत लिखकर उसके लिफाफे पर अपना पता लिखो और डाक कर दो। खत भेजी हुई जगह पर पहुंच जाता था। वहां उसे पढ़ने के बाद उसी तरह जवाब लिखकर डाकघर के जरिए वापस भेज दिया जाता था। हालांकि आजकल चीजें बदल गई हैं और इंटरनेट संचार का आसान और प्रमुख माध्यम बन गया है। आजकल आप कुछ भी लिखकर उसे ईमेल के जरिए भेज देते हैं। ईमेल मिलने के बाद लोग उसे पढ़कर जवाब देते हैं। इसका जवाब तुरंत भी मिल सकता है और बाद में भी। तुम लाइव चैट, संदेश भेजने या प्राप्त करने के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके जरिए तस्वीरें और उसी वक्त बनाई वीडियोस भेजना आम बात हो गई है। ये जल्दी भेजता है और आसान भी है। पर क्या तुम्हें पता है कि एक कंप्यूटर या मोबाइल पर क्लिक करने से क्या होता है? वो किसी वेबसाइट पर उन पेजेस का पता कैसे लगाता है जिन्हें हम खोज रहे हैं? इस बारे में और ज्यादा बताइए ना मैम। इंटरनेट आर्किटेक्चर की जानकारी और इसके काम करने के तरीके को जानना जरूरी है। इससे ये समझा जा सकता है कि साइबर अपराधी इसका कहाँ फायदा उठा सकते हैं और साइबर हमलों से इंटरनेट कैसे प्रभावित हो सकता है। क्या आप जानती हैं नंदिता मैम कि लगातार हमलों से इंटरनेट को कैसे बचाया जा सकता है? इस बारे में जानने के लिए हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बारे में जानना बेहद जरूरी है। मैं इसके बारे में बताती हूँ। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, क्या आप इसे एक उदाहरण के जरिए समझा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल राजेश। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए के किसी विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखनी है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें इस विश्वविद्यालय के सर्वर के एड्रेस की जानकारी होनी चाहिए, जहां विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया की जानकारी होती है। सर्वर का एड्रेस ठीक एक हाउसिंग कॉलोनी की तरह काम करता है, जहां हर घर को एक नंबर दिया गया है। जिस तरह हर घर का एक एड्रेस होता है, उसी तरह किसी साइट के लिंक का इंटरनेट में एक एड्रेस होता है। इन दोनों में अंतर ये है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस डिजिटल होते हैं। वो घर के एड्रेस जैसे नहीं हो सकते। एक टिपिकल आईपी एड्रेस का उदाहरण 194.171.2.43 है। ये आईपी एड्रेस क्या बताना चाहते हैं, इसके जानने के लिए ये तस्वीरें देखो। आईपी एड्रेस किसी एड्रेस का पता लगाने और वहां पहुंचने में मदद करता है। उदाहरण वाले मामले में हम एक खास विश्वविद्यालय के सर्वर को खोज रहे थे। हम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल्स यानी टीसीपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी के बारे में पहले से जानते हैं। टीसीपी या आईपी कई नेटवर्क्स में शामिल होने और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को बनाने में जरूरी होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी आजकल इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाने वाला कोर प्रोटोकॉल है। किसी एड्रेस को इसी प्रोटोकॉल में खोजा जा सकता है, पर इससे पहले हम कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन मैम, हम कोई पर्टिकुलर एड्रेस किसी खास साइट से कैसे पा सकते हैं? इसमें सबसे पहला नाम डोमेन नेम सिस्टम का है। मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ।
अब किसी साइट के आईपी एड्रेस के तौर पर दिए गए कई अंकों वाले डिजिटल नंबर को याद रखना किसी के लिए भी काफी मुश्किल होगा। जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। इतनी सारी साइट्स के डिजिटल एड्रेसेस को याद रख पाना वाकई बहुत मुश्किल होगा। पर दूसरी तरफ बिट्स और बाइट्स के जरिए संचालित होने वाला कंप्यूटर इन नंबरों को याद रख सकता है। ये इंसान का काम आसान कर देता है। इंसान का दिमाग आईपी एड्रेस जैसे संख्यात्मक डेटा को आसानी से याद नहीं रख सकता, इसीलिए इसको एक नाम दे दिया जाता है। इसी समस्या के हल के लिए 1983 में डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस की खोज की गई थी। डीएनएस का काम डोमेन नेम को इससे जुड़े आईपी एड्रेस से जोड़ना था। डीएनएस ग्लोबल और डिसेंट्रलाइज्ड होता है और नाम दोहराए नहीं जाते। क्या तुम जानते हो राजेश, डीएनएस कैसे बना था? नहीं मैम। तुम डीएनएस को एक पेड़ की तरह समझ सकते हो, जिसकी जड़ें आधार होती हैं और इसकी बड़ी छोटी शाखाएं चारों तरफ फैलती रहती हैं। डीएनएस डोमेन्स और सब डोमेन से मिलकर बना है। टॉप लेवल डोमेन्स को शॉर्ट में TLDs कहते हैं। हर रोज इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ TLDs .com, .org, .in, .us वगैरह हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल में प्रवेश पर नजर रखती है। इसे इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स या शॉर्ट में ICANN कहते हैं। इसकी जिम्मेदारी इंटरनेट के प्रशासनिक और संचालन कामों को ठीक से चलाना है। हर TLD एक रजिस्ट्री के जरिए काम करता है, जो डोमेन के नाम को अलग बनाए रखने के लिए दूसरी रजिस्ट्रीज से सामंजस्य रखता है। इस तरह से बनाया गया डोमेन अलग अलग रजिस्ट्रीज को अलग अलग TLDs मैनेज करने देता है। उदाहरण के तौर पर .com को एक दूसरी रजिस्ट्री .org के जरिए प्रबंधित किया जा सकता है। इन रजिस्ट्रीज का काम उनको सौंपे गए TLDs का आंकड़ा रखना और इंटरनेट के लिए सब कुछ तैयार रखना है, जिससे उपयोगकर्ता हर डोमेन नेम को इसके करेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस के साथ जोड़ सके। डीएनएस ऐसे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता है जो सर्वर से आंकड़ों या डोमेन नेम्स को संबंधित आईपी एड्रेस में एक डेटाबेस रिकॉर्ड के जरिए ठीक करता है। TLDs सब डोमेन्स और उनके भी सब डोमेन से मिलकर बना है और इसमें अधिकतम 127 लेवल्स की सीमा होती है। तो नंदिता मैम, नेटवर्क इसी तरह काम करता है क्या? दरअसल राजेश, नेटवर्क और इसके काम करने से जुड़ी कई और बातें हैं। इसके लिए तुम्हें नेटवर्क लेयर्स की बनावट के बारे में जानना होगा। किसी नेटवर्क में ये लेयर्स कैसे काम करता है नंदिता मैम? मैं बताती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन या ISO नेटवर्क में समानता बनाए रखता है। इन मानकों के मुताबिक नेटवर्क्स को उन्हें दिए गए काम की जटिलता के आधार पर 7 लेयर्स में बांटा गया है। ISO ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल में इन 7 लेयर्स के बारे में बताया गया है। तो एक एक कर इन लेयर्स के बारे में जानते हैं। तो ये नेटवर्क के लेयर्स के बारे में है मैम? दरअसल इन लेयर्स को इसीलिए जोड़ा गया है जिससे 7 मजबूत लेयर्स बन सकें। ये पहली लेयर है। पहली लेयर फिजिकल लेयर है। ये नेटवर्क डिजाइन और हार्डवेयर जैसे फिजिकल केबल्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स,
वायरलेस रेडियोज के साथ साथ दूसरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रबंधन करती है। मीडियम में बिट्स एनकोडिंग भी यही लेयर निर्धारित करती है। तो कह सकते हैं पूरे बिट डेटा के स्थानांतरण की जिम्मेदारी इसी लेयर की होती है। इसके बाद डेटा लिंक लेयर आती है। डेटा पैकेट्स का बिट्स में एनकोडिंग और डिकोडिंग इसी लेयर में होता है और पैकेट्स को फिजिकल लेयर के जरिए विश्वसनीय हस्तांतरण मुहैया कराया जाता है, जो बिट्स को मीडियम पर संचारित करने का काम करता है। अगला नंबर है नेटवर्क लेयर का। एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह नेटवर्क लेयर का मूल काम भेजना और भीड़ पर नियंत्रण रखना है। यही लेयर तय करती है कि पैकेट को स्रोत से मंजिल तक कैसे पहुंचाना है। मार्ग का मतलब भेजने वाले माध्यम या कैसे भेजा जाएगा इससे है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का काम शुरू होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करती है, ये जानने के लिए डेटा को सामान मान लो जिसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, जैसे घर पर करते हैं। पहले हम बड़े वजन को आसानी से उठने वाले छोटे पैकेट्स में रखते हैं। हर पैकेट के दोनों तरफ जरूरी जानकारी लिखी होनी चाहिए, जैसे पैकेट में क्या है, उसे कहाँ भेजना है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सिस्टम और होस्ट्स के बीच डेटा स्थानांतरण का काम करती है और सुनिश्चित करती है कि डेटा भेजा जा चुका है। तो कह सकते हैं कि डेटा को कई छोटे पैकेट्स में बदलकर उन्हें बिना किसी रुकावट के और उसी तरह सही जगह पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। फिर आती है सेशन लेयर। जब भी हम किसी सेशन के लिए लॉगिन करते हैं, ये लेयर खास तौर पर सेशंस का प्रबंधन करती है। इसमें इसकी शुरुआत और रखरखाव शामिल है। कभी कभी एक सेशन टूट जाता है, पर जब फिर से जुड़ता है तो वहीं से शुरू होता है जहां पर टूटा हुआ होता है। इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर है। ये तो हम जानते ही हैं कि डेटा को अलग अलग प्रारूपों में अलग अलग स्रोतों से भेज सकते हैं। इससे कंप्यूटर्स को जानकारी देने में मुश्किल आती है। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रारूप में बदल देती है। ये लेयर प्रेषित सूचना के वाक्य बनाने और उनके मतलब से संबंधित है। सातवीं और अंतिम लेयर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स का मतलब है इस लेयर से जुड़े नेटवर्क में प्रवेश लेना। एप्लीकेशन लेयर में इस तरह के कई प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। उदाहरण के लिए, वेब ब्राउजिंग में इस्तेमाल होने वाले आम प्रोटोकॉल HTTPS और फाइल स्थानांतरण के लिए FTP है। तो नंदिता मैम, इस तरह इंटरनेट घुसपैठियों से बचा रहता है? हाँ राजेश, पर एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल्स के बारे में भी जानना जरूरी है। मैं तुम्हें बताती हूँ। दरअसल राजेश, जब भी हम नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो कुछ और चीजें भी हैं जो नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हैं। ये और क्या है मैम? एप्लीकेशन लेयर में इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल्स को सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या शॉर्ट में SMTP कहा जाता है, जो ईमेल स्थानांतरण में जरूरी है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या IMAP और डाकघर प्रोटोकॉल वर्जन 3 या POP3 इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ईमेल्स को फिर से प्राप्त करने में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे आम आंतरिक मेल प्रोटोकॉल्स हैं। सभी आधुनिक ईमेल ग्राहक और वेब सर्वर्स इन प्रोटोकॉल्स को समर्थन देते हैं। दिलचस्प है ना राजेश? तुम्हें हमेशा याद रखना है कि इंटरनेट पर किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले
क्या एहतियात बरतनी चाहिए? क्या एहतियात बरतनी चाहिए मैम? जब हम कोई वेबसाइट एड्रेस दर्ज करते हैं या किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर डीएनएस सिस्टम से सवाल करता है जो जड़ से शुरू होता है। ये उन अभिलेखों के गंतव्य की तरफ इशारा करेगा जिसे हम खोज रहे हैं। जैसे ही हम अपने विशेष सवाल पर पहुंचते हैं, मुख्य गंतव्य सर्वर इसे खोजने में आपकी मदद करेगा। इस वक्त आपको गंतव्य तक पहुंचने के लिए जरिया खोजना होगा। गंतव्य साइट का पता चलने के बाद इसका ये जानना जरूरी है कि डेटा भेजना है। असली मदद नेटवर्क से ब्राउजर के जरिए आएगी। हमारे माउस से किए गए क्लिक को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या HTTP में एक कमांड की तरह व्याख्या करती है। इसका मतलब ये बताना है कि कैसी सामग्री भेजनी है। एप्लीकेशन लेयर हमारे सिस्टम और गंतव्य साइट के HTTP को निर्देशित करती है। फिर पैकेट्स को जोड़कर हमारे लिखे गए साइट के रूप में भेज देती है। पैकेट्स के इधर-उधर जाने में सबसे खास बात यह है कि सामने और पिछले साइट पर सिर्फ उनकी पहचान लिखी रहती है और उनका गंतव्य इस पर चिह्नित रहता है। उदाहरण के तौर पर एक सतर्क माँ अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजती है? वो अपने बच्चे की ड्रेस पर पहचान का एक टैब लगाती है। इसी तरह नेटवर्क लेयर पैकेट डेटा को इधर-उधर भेजने, नेविगेट करने और कंप्यूटर में आने वाली जानकारी को गंतव्य सर्वर और वापस भेजने में जरूरी है। दुनिया भर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली हजारों निजी या सार्वजनिक संगठनों ने मिलकर एक नोड्स ऑटोनॉमस सिस्टम AS बनाया है। ये नोड्स घूम रहे हर डेटा पैकेट की पहचान करते हैं और अगर उनका गंतव्य नेटवर्क में हो तो वहां जाने के लिए निर्देश देते हैं। नहीं तो ये एक रूटिंग टेबल से सलाह कर उन्हें सबसे नजदीक वाले गंतव्य के लिए भेज देते हैं। आज इंटरनेट पर करोड़ों उपयोगकर्ता मौजूद हैं और उनके लिए बड़ी संख्या में द्वारपाल भी। तो मैम, इंटरनेट इस्तेमाल करते समय हमें काफी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। हाँ राजेश, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि करोड़ों लोग अलग अलग काम से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, पर उनमें से कुछ का मकसद अच्छा नहीं होता। अब तक हमने जितने टॉपिक्स कवर किए हैं उनमें से किसी के बारे में जानकारी के लिए इमेज पर क्लिक करें। IP एड्रेस। IP एड्रेस किसी एड्रेस का पता लगाने और वहां पहुंचने में मदद करता है। उदाहरण वाले मामले में हम एक खास विश्वविद्यालय के सर्वर को खोज रहे थे। हम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल्स TCP या इंटरनेट प्रोटोकॉल IP के बारे में पहले से जानते हैं। TCP या IP कई नेटवर्क्स में शामिल होने और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को बनाने में जरूरी होता है। डोमेन नेम सिस्टम DNS। डोमेन नेम सिस्टम या DNS की खोज 1983 में की गई थी। DNS का काम डोमेन नेम को इससे जुड़े IP एड्रेस से जोड़ना था। DNS ग्लोबल और डिसेंट्रलाइज्ड होता है और नाम दोहराए नहीं जाते। ISO ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल। ISO ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल के नेटवर्क प्रोटोकॉल में 7 लेयर्स होती हैं। वो हैं फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। नेटवर्क लेयर
पैकेट डेटा को इधर उधर भेजने, नेविगेट करने और कंप्यूटर में आने वाली जानकारी को गंतव्य सर्वर और वापस भेजने में जरूरी है।